जय सुहेलदेव। श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्प अर्पित करते हुए समता स्वतंत्रता बंधुत्व का न्याय देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव भाई अजय राज जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी और यहाँ के स्थानिक हमारे शिवा जिसको कह रहे हैं भाई पाठक जी की शिवा राय जी जो शिवसेना के इस समय विभाग प्रमुख है, और हमारे बीच में संजय महतो जी और राधेश्याम पाठक जी जो काफी बहुत शिवाजी महाराज जी के बारे में काफी उन्होंने अच्छा इतिहास बताया, भाई प्रमोद यादव जी और यहाँ की जो जनता धानुबाग की जो जनता, नाला सुपारा की जनता और हमारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम सूरज जी, तो तमाम हमारे मित्र यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आज जिस महाराष्ट्र की धरती पे आज जयंती और संजोग देखिए कि बसंत पंचमी यानी 14 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती है। 1015वीं जयंती यानी 1009 में वह श्रावस्ती जहां आप बहराइच कह रहे थे श्रावस्ती में पैदा हुए थे, और 19 फरवरी को महाराजा शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। तो संजोग देखिए दोनों महापुरुषों की जयंती फरवरी महीने में है। तो मैं सबको इस जयंती के अवसर पे और दूसरी बात मैं बता दूं, देश महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में कहते हैं और छत्रपति शिवाजी भाई पाठक जी ने कहा कि हिंदवी सेना के इन्होंने जो गठन किया और सनातन धर्म के लिए, तो मैं आपको बता दूं देश राम की आप पूजा करते हो अयोध्या में, क्योंकि बहराइच श्रावस्ती फैजाबाद जिसको अयोध्या आप कहते हो, जहां भगवान श्री राम जी का मंदिर था, और उस मंदिर की अगर रक्षा किसी ने किया तो महाराजा सुहेलदेव जी ने किया। जब 1034 में जब यही आप उस समय जानिए महमूद गजनवी जो आक्रांता आते थे मध्य एशिया से, जो इराक कहते हो आप, वहां से आकर के भारत के मंदिरों को लूट के जाते थे, क्योंकि मंदिरों में अथाह धन था और उस समय मंदिरों में लूटने के लिए आते थे। जब महमूद गजनवी का भांजा सलार गाजी जब चला वहां से, और बीच में बाराबंकी पड़ता है, बाराबंकी के यहाँ इतना भीषण युद्ध हुआ जिसमें उसको महाराजा सुहेलदेव जी ने जो कहा पाठक जी ने सचिव उसको टुकड़े टुकड़े करके जो बहराइच का चित्तौड़ा झील है उसके अंदर फेंक दिए थे। लेकिन बाद में मैं बता दूं, क्योंकि 150 सालों तक उस समय उत्तर भारत में कोई दूसरा आक्रमण आया नहीं, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और जिस अयोध्या जिस राम मंदिर की बात हो रही है 1528 में, सोचिए क्योंकि आक्रांताओं की भीड़ बढ़ती गई और 1528 में जाकर के उस मंदिर को ढहा करके वहां मस्जिद बनाई गई। तो यह बाबर के समय हुआ। तो आप सोचिए कि 150 सालों तक अगर किसी ने रक्षा किया भगवान श्री राम जी का, तो महाराजा सुहेलदेव जी ने किया, उसके बाद अन्य राजाओं ने किया। इसके बाद आज 500 साल के बाद वहां पे पुनः उस मंदिर का निर्माण हुआ है और अपने मंदिर में जाकर के भगवान श्री राम जी को बैठाया गया है। ये सौभाग्य की बात है कि कितना बड़ा इतिहास सोचिए कि उस समय। और तो सबसे बड़ा अत्याचार हुआ मुगलों के, क्योंकि 600 साल यहाँ शासक रहे, चाहे पाठक जी हो, चाहे महतो जी हो, चाहे यादव जी है, क्योंकि उस शासन काल में सभी जातियां सताई गई थी। उसमें कोई राजभर या कनौजिया जी या पाठक जी कोई बचे नहीं थे। आज जो आपका जो अस्तित्व बचा है, जिसने अपने को बचा लिया है, बहुत सौभाग्यशाली है। उसी सौभाग्यशाली में राजभर समाज है जो आज हिंदू बनकर के जीवित है। नहीं तो आपके ऊपर जो आक्रमण हुआ था जिस हिसाब से कम से कम आपका समापन होना चाहिए था, लेकिन भाग भाग करके, चाहे आप महाराष्ट्र के लट्टी पाठक जी मैं बता दूं, चाहे बुल्डाना हो, ये 4-5 जिले आप देखेंगे तो वहां तक राजभर भाग करके आए थे, क्योंकि जब वहां से मुगल उनको
हमेशा दौड़ाते रहे, जो है लड़ाई करते रहे, लड़ते रहते। और 1640 तक आप सोचिए, जौनपुर का किला आपने देखा होगा, सालाट लड़ाई जो डल देव से हुई है, सात सरकी के समय हुई है, जो है सात सरकी जो है गिराकत आप देखे होंगे जौनपुर में, तो जौनपुर का किला वहाँ महाराजा डल देव का था, तो सात सरकी तक लड़ाई है। लेकिन इतिहास धीरे धीरे कई लोग भूलते चले गए, और इतिहास में दबाने का जो सबसे बड़ा काम हुआ, अंग्रेजों के समय 1871 के समय जो जितनी लड़ाकू जातियां थी, जिसको आप विमुक्ति कहते हैं, क्रिमिनल डिनोटिफाई जातियां जितने थे, कम पूरे देश में 635 जातियां ऐसी थी जो लड़ाकू जातियां थी। लड़ाकू जातियों के ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया और इनको क्रिमिनल डिनोटिफाई घोषित कर दिया, या अपराधी जातियां हो गई। 81 साल तक संघर्ष करते करते जाकर के 1952 में आपको स्वतंत्रता, एक्चुअल में आप सोचिए पाठक जी की देश हुआ 1947 में स्वतंत्र, लेकिन हमारी जात जो स्वतंत्र हुई है 1952 में, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में भी अपराधी रहे हैं। ये स्थिति हमारे समाज की थे। लेकिन आज के डेट में जो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हुए, जो अति पिछड़ों की आवाज बनकर के उभरे, जो दबे कुचले समाज की आवाज बने हुए हैं, या धीरे धीरे जगाते जगाते महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को घर घर तक पहुंचाया। और जो आज हमारे बीच में आज दबा कुचला समाज सोचे कि 81 साल तक अंग्रेजों के समय हमको दबाया गया। स्वतंत्र भारत में जो स्थिति है, धीरे धीरे आज विकास के पथ पे हम आ रहे हैं। और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी आपकी आवाज बन करके आपके हक अधिकार की, और आपको राजनीतिक चेतना पैदा करना चाहते हैं कि जो महाराजा सुहेलदेव जी का समय था उसको कैसे वापस लिया जाए। स्वतंत्र भारत में संविधान है, संविधान के तहत जब तक आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं पैदा होगी, बिना राजनीतिक चेतना के आप अपने हक अधिकार नहीं मांग सकते हो। उसके लिए सीधे आपको चुनाव में, अगर आपको राजा बनना है तो आपको चुनाव के माध्यम से ही विधायक बनना होगा, सांसद बनना होगा, पार्षद बनना होगा, नगर सेवक बनना होगा, तब जाकर के आज राजा हो सकते हैं। नहीं तो वह जमाना गया जो रियासतों में राजा बड़े अपने बहादुरी के बल पे चलते थे। लेकिन आज संविधान है, संविधान के तहत ही आपको राजा बनना होगा। राजा बनने के लिए आप मेरे मित्रों, जो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जिस बात को कहते हैं, इस बात पे आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करेंगे, आप लोग जिस हिसाब से चल रहे, जो जनता का, समाज का, पिछड़े का जो सहयोग मिल रहा है। महतो जी, मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में आप बिहार आप देखिए, बिहार के कम से कम 25 जिले ऐसे हैं। पाठक की जो स्थिति हम लोगों में थी कि जब वहां से मुगल हम लोगों को भगाते रहे, लड़ाई करते रहे, लड़ते लड़ते भाग करके नेपाल का कुछ हिस्सा, बिहार का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का 3-4 जिले तक हम लोग भाग भाग करके अपने अस्तित्व को बचाए रखे हैं। और उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आज माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर, अति पिछड़ों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करना चाह रहे हैं। ये लोग राजनीतिक चेतना पैदा करके अपने बीच से कोई नेता पैदा करे, और नेता पैदा होंगे तो वही राजा कहलाएगा। मेरे दोस्तों, यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि 18 तारीख को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी भाईंदर की धरती पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एड्रेस जैसलपाल बालाजी ग्राउंड, जैसलपाल चौपाटी, भाईंदर ईस्ट, वहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ नाला सुपारा की जनता से, जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, कि 18 तारीख को आप आइए भाईंदर में, और महाराजा सुहेलदेव के विचारों को 20 सालों में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने कहाँ उस ऊंचाई तक पहुँचाया है, उस बात को आप जो है समीक्षा करिए। उसके बाद जो है माननीय नेताजी के विचारों को सुनिए कि आगे कैसे लेके चलना है। तो आप एक सलाह देंगे, आप उनके विचारों को जानेंगे, जिससे आज कल का बात के लिए मुझे गर्व है और हमारे समाज के ऊपर विश्वास है कि जिस महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में जिस इतिहास को लोग नहीं जानते थे, कम से कम घर घर तक माननीय देश
देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी जब 2014 के रैली किए थे तो वह श्रावस्ती से शुरुआत किए थे। और गाजीपुर में आपने सुना होगा, बिना महाराजा जब पूर्वांचल में जाते हैं तो महाराजा सिंहदेव के नाम लिए वह छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि पूर्वांचल लेके बिहार, नेपाल और एमपी और छत्तीसगढ़ तक ये जातियां फैली हुई हैं। तो मेरे दोस्तों, जो आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, कम से कम आप जागो, अपने इतिहास को पढ़ो और अपने जो सीनियर पर्सन है उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा हो गई है तो उनको सहयोग करो और छोटा चुनाव अपने बीच से, जो कोई नेता बनना चाहता है तो अपने बीच से नेता को उठाओ, जैसे पाठक जी हो, चाहे महतो जी है, चाहे शिवाराज जी है, तो जो भी है उनको आप उठाओ, उनको सहयोग करो, नेता बनाओ, तब जाकर के आपका हक अधिकार मिलेगा। तो मैं यही यहाँ धामीबाग की जनता से, सभी युवाओं से यही आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने इतिहास को पढ़ो और इतिहास पढ़ करके जो भी आपके बीच का नेता पैदा होता है उसको आगे बढ़ाने के काम करें। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं महाराष्ट्र की धरती और उत्तर प्रदेश की धरती, आज नागेश्वरपाड़ा की धरती, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री। वाह वाह।